Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all today's online session. Today we are going to have an introduction of analytical chemistry, types of analysis. We will discuss the scope of analytical chemistry and the methods for analysis, including classical methods and instrumental methods. So, what is analytical chemistry? The science and art of determining the composition of material in terms of elements or compound content is analytical chemistry. Concerned with chemical characterization of matter involves qualitative and quantitative determination. So all you need to remember is that जब आप किसी मटेरियल को एनालाइज करते हैं तो उस चीज़ को स्टडी करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है. एनालिसिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. Now coming towards qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis means identification, provides information about the identity of species or the functional groups in the sample. An analyte can be identified. फर्स्टली यू नीड टू रिमेंबर कि एनालाइट एक ऐसी सब्सटेंस को कहा जाता है जिसको आप एनालाइज कर रहे हों. और जब आप इस चीज़ का एनालिसिस करें कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनसे वो मिलके बना हुआ है, तो इस चीज़ को कहते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स को. नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस or means to quantify. It provides numerical information of analyte. What does it mean? It means कि जैसे आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि किस किस एलिमेंट और फंक्शनल ग्रुप से मिलकर वो सब्सटेंस बना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको इस चीज़ का पता चलता है कि किस रेशो में कौन सा एलिमेंट मौजूद है उसके अंदर. तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता है. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास एक फ़िगर आता है जिसको आप कोट कर सकते हैं, एक नंबर आपके पास आ जाता है. नाउ द रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. Analytical chemistry plays a vital role in the development of science, plays a role in many research areas as given below. All branches of chemistry draw on the ideas and techniques of analytical chemistry. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं एलैबोरेट करना चाहूँ कि सिर्फ मटेरियल्स को ही एनालाइज नहीं किया जाता. एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को एनालाइज करना कि क्या वो उनके अंदर कोई एरर तो नहीं है, उनकी कैलिब्रेशन करना, उनको देखना, उनको जांचना परखना, ये सब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है. एंड बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स केमिस्ट्री की हर फील्ड में यूज़ होते हैं, ऑपरेटर्स जिनको आप कहते हैं, और फिर फिज़िक्स में और बाकी साइंसेस में भी यूज़ होते हैं. और उन सारे के सारे ऑपरेटर्स को जब आप जांचते हैं, उनके अंदर एरर को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आती है. इट मीन्स कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक विद अदर साइंसेज एज वेल. As is given over here, the interdisciplinary nature of chemical analysis make it a vital tool in medical, industrial, government and academic laboratories. Now here is what Frederick William Oswald said about the analytical chemistry, that analytical chemistry, or the art of recognizing different substances and determining their constituents, take a prominent position among the applications of science, since the question which it enables us to answer arise wherever chemical processes are employed for scientific or chemical purposes. तो मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं, जब भी आप किसी मटेरियल की बात करते हैं, तो आप उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि वो अप्लाई कहाँ पर हो सकता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी नेचर क्या है और उसको यूज़ कहाँ किया जा सकता है. तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री से मिल जाता है. नाउ हियर आर सम स्कोप्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. कि एग्रीकल्चर में इसका क्या स्कोप है, कि फर्टिलाइज़र्स में आप ये देख सकते हैं कि फॉस्फोरस और आयरन वगैरह का कंटेंट कितना है सॉइल के अंदर, और आप लोगों ने और नाइट्रोजन
कंटेंट ऑफ फर्टिलाइज़र क्या है। इन्वायरमेंट के अंदर आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि आर्सेनिक और प्लेडियम और कॉपर और सिल्वर एंड अदर हैवी मेटल्स जो हैं और पेस्टिसाइड्स वगैरह है जो इन्वायरमेंट के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन क्या है। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, ये फोरेंसिक साइंसेस के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम गन पाउडर और एक्यूज हैंड्स, आप उनको जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनिकल में आप देखें तो विटामिन्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज लेवल, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। इस चीज़ को मैं बता दूं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जब डिफरेंट प्रोसेसेस को आप डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्शन के हवाले से, तो उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। एंड देन मेटलर्जी के अंदर ये रोल प्ले करती है, एंड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, यानी ड्रग्स वगैरह और दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं तो उनमें भी कंटेंट का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एज़ यू ऑल नो कि हुसूसन फार्मास्यूटिकल्स में रेशोज़ जो होती हैं उनको देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जो डिफरेंट कंटेंट्स की हैं, एंड इन दैट रिगार्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर एनालिसिस। देयर आर सम क्लासिकल मेथड्स जो शुरू से यूज़ होते आए हैं और अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड देयर आर सम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जिनके अंदर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। दोनों की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। Today we are going to discuss one of the classical methods, and that is combustion analysis. You need to remember that combustion analysis is a method used in both organic chemistry and analytical chemistry to determine the elemental composition of pure organic compounds by combusting the sample under conditions where resulting combustion products can be quantitatively analyzed. Once the number of moles of each combustion product has been determined, the empirical formula or the partial empirical formula of the original compound can be calculated. Applications of combustion analysis involves only the elements of carbon, hydrogen, and sometimes nitrogen and sulfur too, but mostly carbon and hydrogen you can say, and combustion convert these materials to their oxides forming carbon dioxide, water and so on. अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ों का जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कंबस्शन एनालिसिस क्लासिकल मेथड्स में से एक मेथड है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबस्ट कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, इसके अलावा ऑक्सीजन में हो सकता है, और in some cases nitrogen and sulfur भी, but we are going to stick to carbon, hydrogen and oxygen while discussing combustion analysis. तो ये इसके ड्रॉबैक्स में भी चीज़ आ जाती है कि सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही आप बर्न कर सकते हैं, कंबस्ट कर सकते हैं और आगे से एनालाइज कर सकते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। और एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंबस्शन एनालिसिस में जब आप इस चीज़ की कंबस्शन कराते हैं तो उसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से आप मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आफ्टरवर्ड्स यू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स, एंड देन डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करेंगे आप, जो अभी मैं आप लोगों को एलैबोरेट करूँगी इन डिटेल। तो उन स्टेप्स के बाद कंबस्शन एनालिसिस पहले करने के बाद आप डिफरेंट स्टेप्स करते हैं, एंड आफ्टर दोज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड आपने बर्न किया है आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपके पास हो तो आप मोलेकुलर फार्मूला बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से कंबस्शन एनालिसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनकी कंपोजिशन को जानने में और जांचने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंबस्शन एनालिसिस। ये प्रेटिस है डियर स्टूडेंट्स विच वी यूज़ फॉर कंबस्शन एनालिसिस। आप देख सकते हैं सबसे पहले एक ऐसा कंपार्टमेंट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप फर्नेस कह रहे हैं। इसके अंदर आप अपने सैंपल को रखते हैं और उसकी कंबस्शन करते हैं। कंबस्शन करने के बाद
एक नेक्स्ट चैम्बर आता है दैट कन्वर्ट ऑल द कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल द हाइड्रोजन टू वाटर एंड इट इज़ कंटेनिंग CuO. Cu is a symbol for copper. Then in the very next chamber we are having MgClO4 twice, and this substance absorbs water. जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का सारा मिक्सचर पास ऑन करेगा नेक्स्ट चैम्बर में, तो नेक्स्ट चैम्बर में मौजूद ये जो मटेरियल है ये ट्रैप कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। एंड देन जब रिमेनिंग गैसेस या रिमेनिंग मटेरियल्स पास करते हैं नेक्स्ट चैम्बर में जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो सारे का सारा अब्जॉर्ब कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, और रेजिड्यू जो होगा वो पास ऑन कर जाएगा। Now different steps involved in combustion analysis are as follows. Dear students, I have already told you कि combustion analysis के लिए जो apparatus यूज़ किया जाता है उसमें different chambers होते हैं, और different chambers में क्या क्या कुछ हो रहा होता है वो भी मैंने ब्रीफली थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं कि एलिमेंट्स मेकिंग अप द अननोन सब्सटेंस ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ ऑफन इन्वॉल्व। ये इसकी ड्रॉबैक्स में भी आ जाता है कि इसके अलावा मटीरियल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि वी मस्ट नो द मास ऑफ अननोन सब्सटेंस बिफोर बर्निंग इट। आपके पास वो जो सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हैं उसको पहले वे करना होगा आपको कि उसका वेट कितना है। All the carbon in the sample wind up as carbon dioxide and all the hydrogen in the sample wind up as water. और अगर हाइड्रोजन है of the and if hydrogen is a part of unknown compound, then its oxygen wind up incorporated into the oxides. Sometimes the problem asks you for the empirical formula and sometimes for molecular formula or both. So you have to know the molar mass to get to the molecular formula, and you have to calculate the empirical formula first if the question doesn't ask for it. मतलब क्या है कि अगर आपको empirical form, आज मैं आपको इस लेक्चर में empirical formula जो है वो कैलकुलेट करना सिखाती हूँ, लेकिन अगर आपको पेपर में ही क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द मोलेकुलर फार्मूला, तो भी आपको याद रखना है कि मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए empirical फार्मूला को फाइंड आउट करना लाजिम है। Now the steps involved in the determination of empirical formula. Empirical formula को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि combustion analysis परफॉर्म करने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है MgClO4 और NaOH के अंदर, तो आप क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की परसेंटेज, या आप यूँ कहें कि वेट फाइंड आउट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेट से आप फिर कार्बन और हाइड्रोजन का वेट जो है वो कंक्लूड करते हैं रिस्पेक्टिवली यूजिंग अ फार्मूला। वो फार्मूला मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और जब आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का वेट आ जाता है इन ग्राम्स, तो आप उन दोनों के वेट को बाय यूज़ करते हुए बाय सब्सट्रैक्शन मेथड आप ऑक्सीजन का भी वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को भी मैं एग्जांपल में अभी शो करूँगी। तो यूँ कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वेट आपके पास आता है, तो इन दो वेट से आप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो है मास इन ग्राम्स या वेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और जब आपके पास ये चीज़ आ जाती है तो आप इन ग्राम्स से नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला आपको पता है कि गिवन मास को जब हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं। और जब नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आते हैं तो आप सारी के सारे नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यूज़ को देखते हैं। उन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है आप उस वैल्यू से सब वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यूज़ में से जिसकी सबसे कम नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू होगी उस एक पर्टिकुलर वैल्यू से आप तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। यूँ आपके पास मोल रेशो आ जाएगी। सो हियर वी गो। ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मेंशन की गई है जहाँ पर ये ट्राइऑक्सेन की एग्ज़ाम्पल है। इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, दैट इज़ 90.079। और कंबस्शन एनालिसिस के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास इन ग्राम्स आया है वो भी आपको दिया गया है। यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला।
तो वही 3 स्टेप्स करेंगे आप। पहले स्टेप में आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का के नंबर ऑफ़ ग्राम्स को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। आपकी बुक में एक्सटेंडेड फार्मूला भी है और मैं इस चीज़ के ऊपर पहले बात कर भी चुकी हूँ। आप वो एक्सटेंडेड फार्मूला अपनी बुक से भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको करते हुए आपके पास नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद हैं। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में आप इनके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग द वैल्यूज़ विद द मोलर मैसेस, या फिर इस केस में आप यूँ कह लें कि एटॉमिक मैस से डिवाइड करके, बिकॉज अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप में मोल रेशो फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स की जब आप वैल्यूज़ देखते हैं तो सबसे कम वैल्यू है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स की 0.5818। तो यूँ मैंने तीनों नंबर ऑफ़ मोल्स को 0.5818 से डिवाइड किया है और मेरे पास जो है वो एटॉमिक रेशो आ गई है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दैट इज़ 1:2:1। एंड और यूँ एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास आ जाएगा CH2O। So dear students, you need to remember that empirical formula is the simplest whole number ratio between the atoms of different elements present in a compound। ये आप लोगों को simplest whole number ratio देता है। ये पूरे का पूरा मोलेकुलर फार्मूला नहीं होता। और अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो इट इज़ हैविंग अनदर फार्मूला दैट इज़ गिवन इन योर बुक, जो होता है मोलेकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। बट हियर इन दिस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग द बेसिक्स और हमने एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन के ऊपर बात की। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।